हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स चलिए आज के क्लास में हम ब्लड मानव रुधिर वाले चैप्टर में आगे चलते हैं। कल एक क्लास हो चुका है, उसके पीछे सर्कुलेटरी ऑर्गन का मैंने हार्ट चैप्टर पढ़ा रखा है, ब्लड वेसल्स बता दिया है। उसके बाद एक चैप्टर है सेल, वो भी मैंने ख़त्म करा दिया अपने क्लास में। ठीक है, आज हम लोग दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं ब्लड का। दूसरा क्लास किसका पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड का। ठीक है तो चलिए, कल के क्लास में मैंने लास्ट लाइन जो बताया था कि हमारे ब्लड का लाल कलर कैसे होता है, हमारा ब्लड जो है वो लाल ही क्यों दिखता है। ठीक है, हमारा ब्लड जो है वो लाल ही क्यों दिखता है। कल के क्लास में मैंने बहुत कुछ बताया था कि ब्लड आखिर ब्लड का कार्य क्या होता है। तो ब्लड का कार्य क्या होता है, पूरे शरीर को वो क्या करता है, पूरे शरीर के अंगों को जोड़े रखता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है एक अंग से दूसरे अंगों तक। ठीक है, उसके बाद किसका, आयंस, खनिज, इन सब का क्या करता है, एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड जो है हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक कोलाइडी विलियन है, एक बोल सकते हैं कि एल्कलाइन होता है, ये एक क्षारीय नेचर का ये द्रव्य होता है जिसका pH होता है 7.4। ये सारी चीज़ें कल के क्लास में मैंने बता दिया है। स्टडी को क्या बोलते हैं, जो ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हो चुकी है। आज हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास में, एक मिनट में चेक कर लूँ मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं। हाँ चलिए, देखिए आज के क्लास में हम जानेंगे कि हमारे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में ये ब्लड आता कहाँ से, बनता कहाँ से है, फॉर्मेशन कहाँ होता है ब्लड का। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रुधिर कहाँ बनता है? देखिए, तो मनुष्य के शरीर में जो रुधिर है वो बनता है हमारे बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में कहाँ बनता है ब्लड? बोन मैरो में। कहाँ बनता है हमारे? रुधिर का निर्माण। देखिए, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है? सवाल आता है कि मैम बोन मैरो आखिर क्या होता है। तो देखिए, बोन मैरो जो होता है वो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच क्या बनता है? ब्लड बनता है। बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच क्या बनता है? ब्लड बनता है। ठीक है, बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच क्या बनता है? ब्लड बनता है। अच्छा, बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी हमारे शरीर में जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उसी के अंदर बनता है ब्लड। उसी के अंदर क्या बनता है? ब्लड। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में लिखेंगे शरीर के लंबी हड्डियों के बीच हमारा ब्लड बनता है। हड्डियों के बीच रुधिर का निर्माण होता है। ठीक है, रुधिर का निर्माण होता है। कहाँ होता है? हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? हमारे शरीर की लंबी लंबी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं वही होता है हमारा बोन मैरो, और वहीं पे हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे हमारे ब्लड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आगे लिखेंगे
जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, बोन, हड्डी, ये क्या होती है, ये क्या होती है? तो लिखेंगे ये क्या होती है, एक उत्तक होती है, उत्तक होती है, ये टिश्यू होती है, टिश्यू होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक टिश्यू होती है, ठीक है, टिश्यू होती है। ये क्या नहीं होती है, तो ये सेल नहीं होती है। क्या होती है, ये सेल नहीं होती है। दूसरा, ये ऑर्गन नहीं होता है हमारे शरीर का, ये ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, ये ऑर्गन नहीं होता। ये क्या होती है, टिश्यूज होती हैं। हड्डियाँ क्या होती है हमारे शरीर की, टिश्यूज होते हैं। जैसे जो ब्लड है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कल ही की क्लास में मैंने बताया था कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। वैसे ही हड्डियाँ क्या होती है, ये भी उत्तक होती है। कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि उत्तक किसे कहते हैं। तो बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। यानी हड्डियाँ क्या होती है, उत्तक होती है, ठीक है। सेल नहीं होता है और ऑर्गन भी नहीं होता है। हड्डियों को हम अंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, उत्तक बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोग लिखेंगे बोन के बारे में ही, बोन के बारे में ही, कि शरीर की यहीं पे लिख देती हूँ, शरीर की सबसे कठोर यानी हार्डेस्ट टिश्यू यानी हमारे शरीर के, देखिए सबसे हार्डेस्ट टिश्यू क्या होती है, क्या होती है, हमारी हड्डियाँ। हड्डियों में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। हड्डियों में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है। चलिए आगे चले। देखिए आगे एक चीज़ लिखिएगा। देखिए ध्यान से समझिए एक बात को, कि मैंने अभी क्या कहा कि हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है, क्या बोला, अस्थि मज्जा में होता है। जो लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, उन्हीं में क्या होता है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कई बार आपने सुना होगा पिक्चर या फिल्म में कि उसका जो बोन मैरो है वो ख़राब हो गया है। किसी का बोन मैरो ख़राब हो जाना, यानी बोन मैरो जब ख़राब हो जाएगा आपके बॉडी का, तो क्या होगा, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड नहीं निर्माण कर पाएगा, ब्लड नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। जब ब्लड ही नहीं बन पाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। और ब्लड हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है, ये तो आपने हार्ट वाले चैप्टर में भी देखा था। और ये भी क्लास जो चल रहा है वो रुधिर का ही चल रहा है। तो आप लोग और जानेंगे 2-3 क्लास में कि जो ब्लड है वो हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमारे बोन मैरो में जब ब्लड नहीं बनेंगे तो क्या होगा, O2 का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। जब O2 का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो यानी क्या होगा, O2 जब हमारे शरीर में फॉर्मेशन रोक देगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, एटीपी नहीं बनेगा। और एटीपी जब हमारे बॉडी में नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, देखिए एडल्ट जो लोग होते हैं, एडल्ट, ऐसे तो अगर क्वेश्चन आए कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है तो हम आंसर करेंगे बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप जानिए कि जो एडल्ट होते हैं उनका ब्लड कहाँ बनता है, एडल्ट लोगों का, यानी जो एडल्ट हो चुके हैं, जो 16-17 साल के या फिर जो जन्म के बाद, यानी जो एडल्ट हो चुके हैं 10-12 साल के बाद जो व्यक्ति हैं उनको हम बोलते हैं एडल्ट, ठीक है, जो एडल्ट हो गए हैं, एडल्ट की अवस्था में आ गए हैं, ठीक है, किशोरावस्था इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो अडल्ट के स्टेज में है उसका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। यानी हम लोग का ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में, बोन मैरो,
ठीक है। दूसरा एक और आता है तथ्य कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का बच्चा होता है, एडल्ट में ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। एक एम्ब्रियोनिक स्टेज का बच्चा है, बताइए आप लोग कि एम्ब्रियोनिक स्टेज का एक बच्चा है, एम्ब्रियोन एम्ब्रियोन भ्रूण भ्रूण में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, कमेंट कीजिए। जो भी कमेंट करेगा कमेंट कीजिए आप लोग। जो भी कमेंट करेगा उसका अगली क्लास में मैं नाम लेने वाली हूँ। तो बताइए आप लोग कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब तो उसकी इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ नहीं हो पाती है बॉडी में, ठीक है। एक ही बार हड्डी थोड़ी बन जाता है। कल के क्लास आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है 3 स्टेज के बारे में, 3 लेयर के बारे में बताया है कि बच्चों में सबसे पहले 3 लेयर बनता है। क्या? एपिडर्मिस बनता है, उसके बाद क्या बनता है? मेसोडर्मिस बनता है, उसके बाद एक्टोडर्मिस बनता है। और उनसे कौन कौन से अंग बनते हैं अपने पिछले क्लास में मैंने अच्छे से बता रखा है, तो जिन्होंने भी पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा एम्ब्रियोन है, जब भ्रूणीय अवस्था में, जब माँ के पेट में है, उस वक्त तो बड़ी बड़ी हड्डियाँ उसके शरीर में नहीं होता है ना, उस वक्त तो बड़ी बड़ी हड्डियाँ उसके शरीर में नहीं होंगी बच्चे के शरीर में। तब उसके रुधिर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तब उस बच्चे के शरीर में रुधिर कहाँ बनता है? तब उस बच्चे के रुधिर में उसके शरीर में रुधिर कहाँ बनता है? बताइए आप लोग। देखिए, इसका बनता है यकृत, यकृत, ठीक है, या प्लीहा, यकृत या प्लीहा में, ठीक है। यकृत में बनेगा नहीं तो प्लीहा में बनेगा, ठीक है। स्प्लीन या लीवर, लीवर या स्प्लीन, स्प्लीन, लीवर या स्प्लीन, ठीक है। आगे चले, लीवर या स्प्लीन। देखिए, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हड्डियां, शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206, 206। इन हड्डियों में कितनी बड़ी हड्डियां होती हैं? इन हड्डियों में कितनी बड़ी हड्डियां होती हैं? 150 से 160, और 150 और 160 हड्डियों में ही क्या बनता है? में ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है, ठीक है। देखिए, मैंने क्या बताया कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, एडल्ट में बोन मैरो में। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का बच्चा है, जो भ्रूणीय अवस्था में है, जो माँ के पेट में है, उसका ब्लड कहाँ बनता है? तो उसका बनता है या तो यकृत में या तो प्लीहा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद शरीर में हड्डियाँ कितनी होती है? 206। उनमें से 150 और 160 हड्डियों में क्या बनता है? ब्लड बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कॉकरोच की कॉकरोच के जो ब्लड होते हैं वो किस कलर का होता है? कॉकरोच का बात करेंगे और ऑक्टोपस का बात करेंगे। कॉकरोच एग्जाम में पूछता है, इसलिए बता रही हूँ। कॉकरोच, ठीक है। जो कॉकरोच होते हैं, इनका जो रुधिर का रंग होता है, जो रक्त का रंग होता है,
रंग कैसा होता है, कैसा होता है, वाइट, सफ़ेद, सफ़ेद, वाइट। देखिए अगर कोई भी चीज़ कोई किसी कलर का है, कोई भी चीज़ किसी कलर का है तो उसके पीछे सीधे सीधे एक वर्णक होता है, एक कलरिंग पिगमेंट होता है, एक कलरिंग पिगमेंट होता है जो उस चीज़ को वैसा कलर प्रदान करता है। जैसे कि हम पूछते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा ही क्यों होता है, तो हम बताते हैं क्लोरोफिल के कारण, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो क्या कर रहा है, पत्तियों को हरा रंग दे रहा है, ठीक है, एक पिगमेंट है। वैसे ही जो रुधिर का, हमारे रुधिर का कलर जो होता है वो रेड होता है, किस पिगमेंट के कारण, कल बताए थे किस पिगमेंट के कारण, हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। वैसे ही कॉकरोच का जो रुधिर का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, किस पिगमेंट के कारण, बताइए। इसके पीछे भी तो एक पिगमेंट जिम्मेदार होगा ना, किस पिगमेंट के कारण, तो ये होता है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ के कारण। देखिए जहाँ भी आप लिम्फ वर्ड देख लेंगे ना, जहाँ भी आप लिम्फ देखेंगे वहाँ आप रंग लगाएंगे कैसा, सफ़ेद, सफ़ेद, ठीक है। लिम्फ जो होता है वो सफ़ेद वर्ड के लिए ही आता है, सफ़ेद रंग के लिए ही आता है, सफ़ेद रंग के लिए ही आता है। अब बात करते हैं, इससे पहले मैंने बताया है कि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। देखिए कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बता रखा है। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। कॉकरोच का कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी, हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जिन जीव के शरीर में जो ब्लड होता है वो ओपनली फ्लो करता है, यानी वो किसी भी पाइप में फ्लो नहीं करता है, वो ओपनली फ्लो करता है बॉडी में, वो बॉडी में ओपनली फ्लो करता है, यानी उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, हिंदी क्या हो जाएगा, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और क्लोज्ड परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि जिन जीव के शरीर में जो ब्लड होता है वो खुला परिसंचरण नहीं होता है, जिनमें बंद परिसंचरण होता है, यानी ब्लड जो होता है वो नालियों में बहता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में बहते हैं, वेन्स में बहते हैं, ऐसे खुला थोड़ी बहते हैं। यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन आप कॉकरोच को पकड़िए, अपने घर में कॉकरोच को पकड़िए और उसको उल्टा कर दीजिए, और उल्टा करने के बाद उसको ध्यान से आप देखेंगे तो उसके बॉडी में आपको ब्लड ऐसे ही फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, रेड कलर का नहीं, वाइट कलर का। क्या मैंने बताया कि कॉकरोच का जो रुधिर का रंग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो जब आप कॉकरोच को ऐसे पलटेंगे तो आपको सफ़ेद दिखाई देगा, ब्लड वैसे ही उसमें फ्लो करते हुए दिखाई देगा पूरी बॉडी में, ठीक है। ब्लड कैसा देगा, शरीर में ऐसे ही फ्लो करते हुए आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग कॉकरोच को पकड़ के उसको पलट के देखिएगा, ठीक है। तो रुधिर का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब एक बात करेंगे कि कॉकरोच के जो चेम्बर होते हैं, जो कोष्ठक होते हैं, हार्ट चेम्बर, हृदय कोष्ठक, मानव के कितने हृदय कोष्ठक होते हैं, 4 बता दिया है मैंने। इसके कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। कॉकरोच के कितने होते हैं, 13। यानी कॉकरोच का जो हृदय होता है उसके हृदय में 13 चेम्बर बने होते हैं। कितने चेम्बर बने होते हैं, 13 चेम्बर बने होते हैं। अब देखिए
दो चीज़ें और जानेंगे, मिटाऊं? चलिए आप लोग नोट करते जाइए। देखिए, कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया। इसके बाद लिखिए कि जो कॉकरोच है वो किस संघ में आता है? संघ, संघ किस संघ में आता है बताइए? यानी फाइलम क्या है इसका? फाइलम, एनिमल किंगडम जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि फाइलम क्या होता है और कॉकरोच किस फाइलम में आते हैं। तो ये आते हैं ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में क्या होता है? सिर वक्ष और शरीर का वक्ष क्या होता है? अलग अलग होता है। शरीर का वक्ष और सिर का वक्ष क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं हम ऑक्टोपस के बारे में। बहुत ही धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं। ऑक्टोपस देखा है आप लोगों ने? ऑक्टोपस, किन किन लोगों ने देखा है ऑक्टोपस को? देखिए, इसके रुधिर का रंग कैसा होता है? इसके रुधिर का रंग होता है नीला, ब्लू। ब्लू किस वर्णक के कारण? पिगमेंट। किस पिगमेंट के कारण? पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्णक। किस वर्णक के कारण बताइए? किस वर्णक के कारण ऑक्टोपस का जो रंग होता है रुधिर का वो नीला होता है? तो ये होता है हीमोसाइनिन। क्या होता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, 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 ठीक है। किस पिगमेंट के कारण होता है? हीमोसाइनिन। साइनिन का मतलब क्या होता है? ब्लू। साइनिन का मतलब क्या होता है? ब्लू, ठीक है। ऑक्टोपस के रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किस पिगमेंट के कारण? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। हीमोसाइनिन का कहीं कहीं ऐसा भी स्पेलिंग देखा आपको, हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन, ठीक है। देखिए ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश भी बोलते हैं इसको। डेविल फिश भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डेविल फिश भी कहते हैं। किस संघ में आता है ये? संघ, फाइलम। किस फाइलम में आता है बताइए? किस संघ में आता है ये आता है मोलास्का में। मोलास्का, ठीक है। किस में आता है? मोलास्का। कितनी भुजाएं होती हैं ऑक्टोपस की? कोई बताएगा? ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है? 8 भुजाएं। 8 भुजाएं, ठीक है। कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं। ऑक्टोपस के रुधिर का रंग, रक्त का रंग, ठीक है, ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला होता है। किस पिगमेंट के कारण? हीमोसाइनिन के कारण। ये ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश कहते हैं। संघ क्या है इसका? मोलास्का, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ब्लड में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। अब तक तो ये ब्लड के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अब जानते हैं कि ब्लड में, हमारे ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं ब्लड में पाए जाने वाले कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं ब्लड में? देखिए, 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। देखिए, पहला होता है प्लाज्मा। हिंदी में बोलते हैं प्लाज्मा, सुना होगा आपने। हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा। उसके बाद होते हैं यहाँ पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे सॉलिड पार्टिकल्स यानी कठोर या ठोस लिख सकते हैं, ठोस कण, ठीक है, ठोस कण। पहला क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरा क्या होता है? सॉलिड कण। ये क्या होता है? तरल होता है। हमारा ब्लड कैसा होता है? तरलीय अवस्था में होता है। वो क्या होता है? प्लाज्मा। देखिए, तरल अवस्था में होता है, ये तरल होता है। और ये क्या होता है? ठोस होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ठोस होता है। कितना परसेंट होता है ये 55% होता है हमारे ब्लड में। और ये कितना होता है? 45। यानी जब क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो 55%। और सॉलिड पार्टिकल कितने होते हैं? 45%। सॉलिड पार्टिकल कितने होते हैं? 55%, ठीक है। अब देखिए, नोट कीजिए, इसको 55% को अगर हम यहाँ लिख दें तो सही है, ठीक है। ये 45, ठीक है। ये देखिए, जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में 7% क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब देखिए, हमारे ब्लड में क्या है? प्रोटीन भी है। हमारे ब्लड में क्या है? प्रोटीन भी है। देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है? 7% प्रोटीन होता है। 7% प्रोटीन होता है। कौन कौन सा प्रोटीन होता है? प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होता है। हमारे रुधिर में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। जब भी क्वेश्चन आए कि हमारे रुधिर में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, तो 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने? 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। और वो 3 प्रोटीन कैसे होते हैं? तरल होते हैं। वो किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सॉरी, देखिए, वो किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल में नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मा वाले भाग में पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन हैं बताइए? देखिए, पहला लिखिए एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन विजिबल है? एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे विजिबल है कि नहीं है, नहीं तो फिर मिटा के बताना पड़ेगा। हाँ, विजिबल है। चलिए, पहला क्या है? एल्बुमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन। प्रोटीन। ये सब प्रोटीन है, ध्यान से आप लोग समझिए। इसके बाद है, पहला हो गया एल्बुमिन, दूसरा हो गया ग्लोबुलिन, और तीसरा कौन सा है बताइए? तीसरा फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन।
जीन। कौन कौन सा? फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। देखिए पहला क्या है? एल्बुमिन, दूसरा क्या है? ग्लोबुलिन, तीसरा क्या है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यहाँ पे लिख लेंगे प्रोटीन, देखिए फिर से समझिए एक बार, थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है लेकिन आप लोग एक बार ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। देखिए ब्लड में पाए जाने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? ध्यान से समझिए, ब्लड में पाए जाने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? तो पहला तो होता है प्लाज्मा, दूसरे में आते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, जो ठोस कण होते हैं, जो हमारे ब्लड के ठोस कण होते हैं, अभी बताऊंगी मैं। देखिए प्लाज्मा क्या है? तरल अवस्था में होती है, तरल अवस्था। प्लाज्मा क्या होती है? हमारी ब्लड की तरल भाग होती है, अवस्था, तरल अवस्था होती है ये, ठीक है। और ये क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। प्लाज्मा में कितने % प्रोटीन होता है? 7% प्रोटीन होता है। उन 7% प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? जो प्लाज्मा होता है उसमें 7% तो प्रोटीन होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उस 7% प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? तो देखिए पहला आता है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आता है। अब देखिए एल्बुमिन कितना % होता है? एल्बुमिन कितना? तीनों का % बताऊं? देखिए कितना डीप में मैं लेके चल रही हूँ आपकी क्लासेस को। एल्बुमिन कितना % होता है? 58%। कितना होता है? 58%। ग्लोबुलिन कितना होता है? 38%। और फाइब्रिनोजेन क्या होता है? 4%। यानी हमारे ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। हम लिखेंगे हमारे शरीर में देखिए आप लोग को विजिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल रही हूँ, मानव शरीर में, हमारे शरीर में या हमारे रक्त में लिखेंगे, हमारे रक्त में एल्बुमिन प्रोटीन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक लिख लेंगे आप लोग, अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और सबसे कम क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, सबसे कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा एल्बुमिन प्रोटीन, सबसे कम फाइब्रिनोजेन। अब देखिए ये जो सॉलिड पार्टिकल आया, इसमें क्या क्या होता है? हमने तरल पार्टिकल में तो बता दिया कि क्या क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल में क्या क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल में क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें होता है पहले तो आरबीसी, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है। उसके बाद होता है WBC, बहुत नाम आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में, WBC बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने कि WBC क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, यानी हमारे शरीर में अगर कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, उसका भक्षण कौन करती है? WBC। क्या 100% भक्षण कर लेती है? नहीं, 100% नहीं करती है, लेकिन कुछ कर लेती है, ठीक है। कौन करती है? WBC। क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, हमारे शरीर में रोग हो जाता है उससे लड़ती है ये, कौन? WBC, ठीक है। कोरोना के टाइम में इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, WBC, ठीक है, WBC का। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स, बहुत नाम सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, ठीक है। जब डेंगू होता है तो क्या होता है? हमारे प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी हो जाती है, इसी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू में इसी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, हमारे रुधिर में। और जिस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, आप लोग देखते हैं उसकी हालत क्या होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स क्या होती है? डाउन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में कि डेंगू क्या होता है, कैसे होता है, प्लेटलेट्स डाउन कैसे कर देता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी ह्यूमन डिजीज़
नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगी उसमें, ठीक है। अभी हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हमारे ब्लड में कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। प्लाज्मा होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, प्लाज्मा में एल्बुमिन 7% प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल होता है, सॉलिड पार्टिकल में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी कितना होता है 600, रेशियो बता रही हूँ मैं। डब्ल्यूबीसी कितना होता है बताइए 1, और प्लेटलेट्स कितने होते हैं 40, ठीक है। ये रेशियो है 600 रेशियो 1 रेशियो 40, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे कि आरबीसी क्या होता है, पूरा डिटेल जानेंगे आरबीसी के बारे में, उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे और उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये तीनों कल हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्लाज्मा के बारे में और हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, क्यों होता है, कि इसके फॉर्मेशन से इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको कल के क्लास में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।